हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 412वां एपिसोड, 412th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर. My hospital partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. A big thank you to Gemini Outdoors, Mohan Enterprises, Tricost, the chocolate brand, Licksters, the ice cream brand, Globus IT, ICOM Tea, of course, Atmanirbhar Bharat partner, which is servicing wala, and युवा फाउंडेशन एंड ऑल्सो जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स. आज व्यापारियों की सिक्योरिटी की बात, आज बात उनके महामारी के साथ किस किस्म की लड़ाई एक व्यापारी ने लड़ी है उसके बारे में बात आज उनसे, जो शायद व्यापारियों की दिल की आवाज़ बनकर प्रशासन से लड़े, कभी सरकार से लड़े और कभी खुद से लड़े. मेरे साथ इस वक्त हैं NBCC माने नागपुर विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अश्विन मेहारिया जी. अश्विन जी नमस्कार. राज की बात के 412वें एपिसोड में आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. महामारी और व्यापारी, ये हमने आज शो का नाम रखा है. जिस किस्म की अब वक्त जो एक बीता व्यापारियों का, उसके बारे में बहुत क्लोजली आपने देखा, क्योंकि वो सब आकर आपको तकलीफ़ें अपनी बता रहे थे, कभी मैसेज द्वारा, कभी फ़ोन द्वारा. जिस दिन पूरा का पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस दिन सभी व्यापारी इतवारी में रास्ते पर आ गए थे. दुकानें बंद करने की जब बात पुलिस कर रही थी, तब लोग व्यापारी चिल्ला रहे थे कि दुकान खोल दो. नाराज़गी हर तरफ से आ रही थी. किस किस्म का वक्त गुजरा है व्यापारियों का? आज आप देखेंगे ये जो 55 दिन गुजरे हैं, ये बेहद बोले तो बेहद कठिनाई से गुजरे हैं. इसमें व्यापारी हर तरीके से हर फ्रंट पे जूझ रहा है, जिसका मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि जो तकलीफ़ें व्यापारियों को अभी कितनी है. बैंकों के ब्याज किसी भी तरीके से माफ़ नहीं हो रहे हैं. गवर्नमेंट अपना जो टैक्स है उसके नोटिस कंटिन्यूस भेज रही है. कल मेरे को एक व्यापारी का फ़ोन आया, बोले भैया मेरी बंद दुकान में से किसी ने बिजली का बिल डाल दिया और बाहर से मेरा किटकैट निकाल के लाइन काट के चले गया. यानी अभी दुकानें बंद है, अभी तो कहीं तो इंसानियत रखना चाहिए. क्यों? लॉकडाउन था, हमने पहले लॉकडाउन का भरपूर विरोध करा, हमने थाली बजाओ आंदोलन करा, हमने हर फ्रंट पे लॉकडाउन का विरोध करा. जब लेकिन हमको समझा कि ये महामारी अभी बहुत ख़राब हो चुकी है और इसमें सरकार को कॉपरेट करना, तो हमने पूरा तरीके से कॉपरेट करा. लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार भी व्यापारियों को कॉपरेट करे. ये इस प्रकार से बिजली के बिल भेज के उनकी लाइन ना काटे. जब दुकान बंद है तो वो घर का भी कहाँ से भरेगा और खुद की दुकान का भी कहाँ से भरेगा. और साथ ही साथ हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार लास्ट टाइम एक पैकेज घोषित हुआ था, जो कि उसमें भी व्यापारियों को, जो हमारे चिल्लर व्यापारी है, उनको कुछ नहीं मिला था, इस बार राज्य सरकार अपने तरफ से एक उचित पैकेज घोषित करे ताकि व्यापारी फिर से स्टैंड हो सके. हमको बैंकों का कर्जा वापस से नहीं होना, मोनिटोरियम नहीं होना, हमको पैकेज होना, ताकि जो सीधे हमारे खाते में आए सब्सिडी के रूप में और हम उसको यूज़ कर पाए. क्योंकि 2 महीने हमने किराया भी भरा और हमारे आदमियों को पगार भी दिया. लेकिन अगर फिर कोई भी कारण से अभी लॉकडाउन पूर्ण रूप से नहीं उठता है, सरकार उसको चरणबद्ध, जैसे आप टीवी में देख रहे हैं, मैंने भी देखा है, चरणबद्ध तरीके से खोलने को कह रही है. लेकिन जो व्यापार अभी नहीं खुलेगा तो हो सकता है वो व्यापारी अपने स्टाफ को ये महीने पगार भी ना दे सके. वो एकदम खाली हो चुका है, उसके घर की रकमें टूट चुकी है. वो खुद के घर के खर्च भी जो कर रहा है वो कमाई से नहीं कर रहा है, जो उसकी जमा पूंजी है उसमें से करते जा रहा है. अब उसके पास रकम बची नहीं है. ये जो रकम रहती है ये हम हमारे बच्चों की शादियों के लिए जमा करते हैं, ये वो रकमें टूट रही है. घर के गहने गिरवी जाना चालू हो गए. बहुत खराब हालत है अभी. मुझे एक बात बताएं कि जब ये लॉकडाउन लगा कि फुल लॉकडाउन होगा और कोई भी व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोलेगा, सिर्फ 11 बजे तक जो आवश्यक वस्तुएं हैं सिर्फ वही खरीदी जा सकती हैं, किस किस्म का रोष, किस किस्म की नाराज़गी लेकर व्यापारी आपके पास पहुंचे? जब ये 4 बजे तक चालू था जो एसेंशियल की, तो उसके कारण कंटिन्यूस लोग बाहर निकल रहे थे जी. और उसके बाद सरकार ने ये महाराष्ट्र लेवल पे निर्णय लिया है शायद कि ये हम
लॉक कर दो जी कि ये हम अभी, हाँ सॉरी जी हम इसको 11 बजे तक करेंगे, लेकिन सरकार ने जो टाइम दिया सुबह 7 से 11, कोई लोग 7 बजे आधे से ज्यादा जनता उठती नहीं है जी। और दुकान खुल भी गई, लेकिन आप देखेंगे जब मार्केट में जो रश था वो 9 से 11 में ही था जी। तो व्यापारी में ये रोष था कि भैया सरकार को हमारी भी जान की चिंता होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने असेंशियल की टाइम घटाने से उस उतने टाइम तक इतनी भीड़ होने लग गई है सब्जी भाजी वालों के यहाँ। देखो ऐसा लगता है कि दुनिया में बस आज ही सामान मिलने वाला है और कभी मिलेगा नहीं, इस प्रकार से लोग भीड़ करते थे, जिससे व्यापारियों में नाराजगी रही कि उनका भी वो भी संक्रमित हो सकते थे, किसी प्रकार का उनको इन्फेक्शन लग सकता था और वो अपने परिवार से दूर रह सकते थे। जी, तो ये जो वक्त लोगों ने देखा उस वक्त में क्या आपके पास लोग कंप्लेंट्स लेकर आते थे, आपको आधी रात को फ़ोन करते थे, या किस किस्म के डिप्रेशन में चल रहे थे? क्योंकि एक पिछली बार आपने इंटरव्यू में बताया कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने घर के लिए कुछ अनाज ज़्यादा ले पाऊँ, मुझे तो शायद मरना पड़ेगा। तो इस किस्म की बातें जब आपने सुनी तो किस किस्म की बातें, किस किस्म की चीज़ें आपके दिमाग में आई? आज ये सुन के किसी को भी ये बातें सुन के अच्छा नहीं लगता, अंदर से दिल पूरा दहल जाता है जब कोई एक व्यापारी आदमी जो बात करता है, जो कि सरकार के लिए एक टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करता है, वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देता है, जब उसकी ये दशा होती है कि वो खुद का घर चलाने में भी सक्षम नहीं है और उसको ये कहना पड़ता है कि मेरे को अब मेरे जीवन का अंत करना पड़े, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये सुनकर बड़ा ख़राब लगता है। हाँ, जिन जिन लोगों की तकलीफ थी उन्होंने कंटिन्यूस फ़ोन करे, दिन में भी करे, रात में भी करे, काफ़ी फ़ोन रात को बेड्स वगैरह के लिए भी आए, जो कि हम सब ने अरेंज करके दिए, एक दूसरे की मदद करे हम लोगों ने। इसमें सरकार का इस बार जो नेटवर्क था वो इतना अच्छा नहीं रहा, सरकार ने जरूर कुछ नंबर्स दिए लेकिन नंबर्स उठते नहीं थे जी। ये आपस में ही एक दूसरे की नेटवर्किंग से, आप देखेंगे व्हाट्सएप पे कहीं सारे ग्रुप खुल चुके हैं जो आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई सरकार का ग्रुप या आपस का भी ग्रुप नहीं है जो एक व्यापारी को मदद कर सके। लेकिन अश्विन जी, आप एनबीसीसी के चीफ हैं, बीसी भारतीय जी एक बिजनेस का इंस्टीट्यूशन है, कैट के चीफ हैं, दीपेन अग्रवाल जी कैमेट के चीफ हैं, आप तीनों नागपुर से हैं, आप तीनों स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे बिजनेस लीडर्स हैं, एक तरीके से बिजनेस कम्युनिटी फ्रेटर्निटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सरकार ने आपकी बात ही नहीं सुनी या सरकार के पास वक्त ही नहीं था आपको सुनने का? हमने समय समय पे आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, डेपुटेशंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सरकार को हर तरीके से हमारी बात बताने की कोशिश करी गई, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, लोकल एमपी एमएलए के माध्यम से सब, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी सूद नहीं ली। हमारे स्टेट लेवल पे दीपेन अग्रवाल जी है, उनने बॉम्बे में कई डेपुटेशंस दिए, हमारे बीसी भारतीय जी ने बॉम्बे में कई डेपुटेशंस दिए, हमने यहाँ से कई डेपुटेशन भेजे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को शायद, मतलब मेरे को बोलने में ये कुछ खराब भी नहीं है कि बॉम्बे और पूना के अलावा पूरा महाराष्ट्र उत्ते में समा गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, सर एक बार आप नागपुर आइए, नागपुर भी आपके राज्य में है और आप एक बार जरूर आए थे, सिर्फ एक वो पार्क का इनॉग्रेशन करे और आप तुरंत चले गए। थोड़ा नागपुर की जनता का भी हालचाल जानिए, नागपुर में भी बहुत मौतें हुई है। आपका बम्बई तो अभी सिर्फ 15 दिन ही पैंडेमिक रहा, वहाँ पर बड़ा हुआ और आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन नागपुर फरवरी एंड से अभी तक चला सर। हम लोग 2.5 महीने ये पैंडेमिक को झेले। हमारे यहाँ सरकारी आंकड़े क्या बता रहे मेरे को नहीं पता, लेकिन मौतें जो हुई है ये अत्यधिक हुई है, क्योंकि 150 मौतों में नागपुर के सारे दहन घाट जो 24-25 घाट है ये फुल नहीं हो सकते। वहाँ रस्तों पे भी चिताएं जलाना पड़ा, वहाँ पार्क्स में भी चिताएं जलाना पड़ा। तो कम से कम आप एक बार आके नागपुर की सुध लीजिए सर। बिजनेसमैन के पास कोई भी किस्म की गारंटी नहीं है, एक किस्म की एक इंश्योरेंस नहीं है जिससे वो अपनी परिवार को इस पेंडेमिक के दौर में चला पाए या उनके लिए खाने और पीने का भी प्रबंध अच्छे तरीके से कर पाए, क्योंकि दुकानदारी बंद है। जिनका हैंड टू माउथ था उनके लिए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है।
हमारे गार्डियन मिनिस्टर साहब हैं, आपने कभी उनसे कांटेक्ट किया, कभी उनसे ये विषय पे बात करी कि व्यापारियों को तकलीफ़ क्या है? बिजली का बिल, वो खुद ऊर्जा मंत्री हैं, क्या वो बिजली का बिल काट सकते हैं? किस किस्म की मदद वो कर सकते हैं? कभी आपने उनसे कांटेक्ट किया? हमने उनसे कई बार टाइम मांगा, बीच में एक आधा बार मिला भी, लेकिन हम सिर्फ हमारी तरफ से बोल देते, हमको सामने से कभी रिस्पांस नहीं आया कि ठीक है मैं देख लेता हूँ, इतना भी नहीं आया। एटलीस्ट हम जो बोल रहे हैं हमको उतना सा एक रिस्पांस आ जाए कि मैं देखता हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ, तो भी हमको शांति हो जाए। लेकिन कभी हमारे पालक मंत्री जी की तरफ से ये नहीं आया, और 4 से 5 बार टाइम मांगे बाद कभी एक बार टाइम मिलता है हमको उनका। मैंने आपको देखा है, आप लोगों के घरों में अनाज आप पहुंचाने का काम आप कर रहे थे, आप लोगों को बेड्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन सब अरेंज करने का काम कर रहे थे। आए दिन आप कलेक्टर ऑफिस में लड़ते झगड़ते नज़र आए, कभी एनएमसी में आप लड़ते झगड़ते नज़र आए। अश्विन भैया, ये जो पूरा का पूरा वक्त था, ये आपके लिए जिस किस्म से था, क्या उतना ही आपको ऐसा लग रहा था कि सामने तरफ में भी उतना ही पैनिक है, उतना ही है, कि सिर्फ ये व्यापारियों के साथ ही हुआ है? सर, ये व्यापारियों के साथ तो जो हुआ है वो हुआ ही है, लेकिन ये चारों तरफ इसकी महामारी थी, इसमें सभी लोग इफेक्टेड थे। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि एनएमसी के अधिकारी इससे इफेक्टेड नहीं थे या वो अपना काम नहीं कर रहे थे। ये चीज़ हाथ से निकल गई थी, जिस किसी ने सोचा नहीं था कि ये इस प्रकार बढ़ेगा और इस प्रकार ये इफेक्टेड होगा। हाँ, लेकिन कुछ अधिकारी है जो थोड़ी सी लापरवाही इसमें एनएमसी की तरफ से हुई है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राधा कृष्णन भी साहब का, जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर है, उन्हें बाखूबी इस सिचुएशन को हैंडल करा। ये सिचुएशन हैंडल उनने जो करा और हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने करा, ये काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ आज माननीय गडकरी साहब का जन्मदिन है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये बोलूँगा, सर आप नागपुर के रियल हीरो है। आपने जिस प्रकार से नागपुर को संभाला जी, और आपने समय समय पर मीटिंग लेकर और रेमडेसिविर इंजेक्शन आपने वर्धा में उपलब्ध कराई, अभी ब्लैक फंगस की दवाई भी आप वर्धा में बना रहे हो, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो सर। और मुझे ऐसा लगता है कि मेयर साहब ने भी अच्छा काम किया। दयाशंकर जी तो कंटिन्यूसली, मैं अगर रात को 11 बजे भी कभी फोन करता हूँ तो मेरा एक फोन में उठता है, और वो कहीं ना कहीं दौरे पे ही मिलते हैं। वो घर में मैंने उनको कभी मिला ही नहीं हूँ। कभी मेरे को रात को 10 बजे भी मिलने की आती है तो कभी बोलते आप जरीपटका आ जाओ, कभी बोलते धर्मपेट आ जाओ, मैं फलाना बस्ती में हूँ, कभी यहाँ हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोले कि मैं आप घर में आ जाओ, मैं घर में हूँ। कि आदमी घर में जाते कब है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। मुझे एक और बात जाननी है। एक व्यापारी के साथ एक चीज़ हुई, एक ऐसा वीडियो बना जो वायरल हुआ। एक नेता ने उनके दुकान में घुसकर, उनके शोरूम में घुसकर वो वीडियो बनाया। वो वीडियो शायद आपने भी देखा, वो पूरे व्यापारी जगत के सभी लोगों ने देखी, और क्योंकि आप एनवीसी के चीफ हैं, आपने वो ज़रूर देखा। क्या सोचना है उस वीडियो के बारे में, उस व्यापारी के बारे में, उस शोरूम के बारे में, उस नेता के बारे में? जैसी ये घटना घटी, मुझे उस व्यापारी की तरफ से एक फ़ोन कॉल आया कि भैया आप तुरंत, मेरे को 2:30 बजे करीब फ़ोन आया, भैया आप तुरंत स्पॉट पे आइए, यहाँ ऐसा ऐसा कोई एक नेता, सो कॉल्ड नेता नहीं, सो कॉल्ड नेता, चुनाव लड़ लेने से कुछ नेता नहीं बन जाता कोई भी, सो कॉल्ड नेता घुस गया है और उसकी हरकतें कुछ हो रही है, और वो मेरे घर तक घुस गया है। उसने मेरी वाइफ से भी आके बदतमीजी की है। इस प्रकार के जब मेरे व्यापारी ने मेरे को बोला, मैं तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो वहां से चले गए थे। मैटर पुलिस में गया, लेकिन कोई भी कारण से हमारे उस व्यापारी, क्योंकि व्यापारी सबसे डरपोक इंसान होता है, मैं आपको बता दूं, व्यापारी डरता है किसी भी चीज से, तो उन्होंने वो स्टेप लेने से मना करा और उन्होंने अपनी कंप्लेंट नहीं डाली। लेकिन किसी के भी घर में घुस जाना, और वो पूरा वीडियो आपने भी देखा है और नागपुर की कई जनताओं ने देखा है, वो जो नेता था वो ले लेके घूम रहा था, देख कहीं है क्या, कुछ है क्या, कोई है क्या, लेकिन वहाँ कपड़ों के सिवा, बोरों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। फाइनली वो वीडियो में ऊपर से एक बार उनकी वाइफ से आवाज आई कि कौन है वहां पर, और बाद में ये जो वीडियो देते हैं ये एडिट करके देते हैं, ये लाइव नहीं रहता इनका, ये एडिट कर करके जो दिखाना है उतना दिखाते हैं। अब वो ठीक है, किसी के पास सिस्टम बन जाता है, कोई एडिटर होगा दोस्त भाई, वो एडिट कर देता है, आजकल मोबाइल पे सॉफ्टवेयर है जितना दिखाना है। लेकिन मैं सभी ऐसे नेताओं से करूँगा,
आप व्यापारियों के प्रति सद्भावना रखिए, व्यापारी गलत नहीं है। आप जो बोल रहे थे कि यहाँ पर 180 लोग हैं जी। अगर 180 लोग रहते तो कम से कम एक 10,000 स्क्वायर फीट का जो हॉल है वो अच्छा खासा भरा हुआ दिखता है 180 में। तो वो छोटी सी दुकान में 180 आदमी थे ही नहीं, और आपने पूरा घूम लिया, एनएमसी ने पूरा घूम लिया, वहाँ पुलिस ने पूरा घूम लिया। किसी पे भी एलिगेशन लगाना, उसको बदनाम करना, इसमें किसका क्या स्वार्थ है जनता जानती है। कृपा करके अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी आप बदनाम ना करिए। व्यापारी जो होता है वो कई सारे पॉलिटिशियंस को भी इलेक्शन के टाइम पे बहुत मदद करता है कि उनकी पार्टी जीते, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जीते। जो एक्सपीरियंसेस रहे व्यापारियों के ये पूरे कोरोना काल में, क्या व्यापारी फिर से सोचता है कि पॉलिटिशियंस की मदद की जाए? क्या व्यापारी फिर से सोचेगा कि किसी नेता की मदद की जाए? सर देखिए, अगर दिल से देखेंगे तो आज जैसे आपने मैंने नाम बताया 3-4 नाम, इनके सिवा तो कोई फील्ड में दिखा ही नहीं है। जरूर थोड़े बहुत कोई फेसबुक पे दिख जाते हैं। मैं नाम एक एक का लेना अच्छा नहीं मेरे लिए, ताकि ऐसा किसी को फेवर किसी को डिसफेवर हो जाएगा। लेकिन जरूर इस बार कोई व्यापारी के साथ खड़ा नहीं रहा। कुछ इक्के दुक्के नेता है जो व्यापारियों के साथ खड़े थे, अदरवाइज कोई भी नेता इस बार व्यापारी के साथ खड़ा नहीं था। किसी ने भी प्रशासन के पास जाकर व्यापारियों के लिए गुहार नहीं लगाया, और किसी ने भी व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट के तरफ पैकेज के लिए डिमांड नहीं करा कि इनको पैकेज दो। मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियों के नेताओं से, मैं एमएलए एमपी सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखे कि व्यापारियों को आप पैकेज दीजिए। हो सकता है कोई शिवसेना का हो, कोई भाजपा का हो, कोई कांग्रेस का हो, कोई राष्ट्रवादी का हो। अगर आप ये है तो हम में भी किसी ने शिवसेना को वोट दिया है, किसी ने भाजपा को दिया है, किसी ने राष्ट्रवादी को दिया, किसी ने कांग्रेस को दिया है। व्यापारी कभी किसी पक्ष का नहीं रहता, व्यापारी को अपने व्यापार से मतलब रहता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग सरकार पर, पूरे महाराष्ट्र भर के जो जनप्रतिनिधि है, सरकार पर दबाव बना के व्यापारियों को पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा पैकेज दिलाए, ताकि फिर से वो उठ के खड़ा हो सके और इकोनॉमी का चक्र वापस से सुचारू रूप से चालू हो सके। व्यापारी की अघाड़ियाँ भी होती हैं, हर पार्टी में एक व्यापारी अघाड़ी होता है। क्या वो कुछ फ्रूटफुल रहा? क्या वो काम कर पाया? सर वो अघाड़ी में रहे, कहीं पर भी रहे, पहले वो व्यापारी है, लेकिन इस बार जब उसका व्यापारी इस प्रकार से खत्म था, वो उसी को संभालने में लगा रहा, तो वो दूसरा कुछ काम कर नहीं पाया। आप देखेंगे पिछली बार कई संस्थाओं ने, कई पार्टियों की अघाड़ियों ने लोगों को सामान बांटा, खाना बांटा, सैनिटाइजर्स बांटा, मास्क बांटा, किसी को शॉल दिया पिछली बार, जो भी सब करे। इस बार आपको कहीं पर भी कोई नहीं दिखा, क्योंकि इस बार पिछली बार सबका फर्स्ट लॉकडाउन था, तो लोगों का थोड़ा बहुत जमा था, लोगों को समझ में नहीं आया कि आगे भी ऐसा कुछ आ सकता है, तो उन्होंने दिल खोल के अपना खर्चा करा। लेकिन इस बार अभी हमको फिर दिख रहा है कि आगे हो सकता है। अभी सारे साइंटिस्ट, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सब ने बोला है कि थर्ड वेव की तैयारी करना है, और सब अपने अपने अधिकारियों को आदेश भी दिया है कि तैयारी करो। थर्ड वेव आती है और उसमें फिर लॉकडाउन होता है, तो व्यापारी करके इस बार कुछ भी नहीं करा। वो अपनी तैयारी कर रहा है कि भैया मेरे पास कुछ जमा पूंजी रह जाए, लेकिन वो पूरी की पूरी अब उसकी खत्म हो चुकी है। तो अब व्यापारी क्या करे? अब व्यापारी की जो स्थिति है उसमें एनवीसीसी के चीफ किस तरह से देखते हैं, कैसे आने वाले वक्त के साथ, क्योंकि अनलॉक की जो पूरी प्रक्रिया है वो शायद आने वाले कुछ दिनों में निकल कर आने वाली है, और धीरे धीरे अनलॉक होने वाला है नागपुर। कैसे देखते हैं इसको? हम लोग अभी गवर्नमेंट से यही गुहार लगा रहे हैं कि अब अनलॉक करने के समय अब चरणबद्ध तरीके से, जो आपका मानना सही है, लेकिन अब व्यापारियों की हालत भी देखते हुए आप सोचिए, आप उसको 5 बजे तक का, 6 बजे तक का, 7 बजे तक का, जो भी टाइम है सुबह से लेके, वो आप दीजिए और अपने उस पर दिशा निर्देश के साथ उसको खुलने लगाइए। लेकिन कृपा करके अब उसको धीरे धीरे अनलॉक मत करिए, क्योंकि नागपुर शहर में जो हुआ है, नागपुर के अलावा विदर्भ के, मैं पूरे महाराष्ट्र के नहीं बोलता, विदर्भ के 1 मार्च से लेकर सैटरडे संडे हमारा बंद रहा। फिर 13 मार्च से लेकर 21 मार्च तक नागपुर पूर्ण तरीके से बंद रहा। फिर 22 मार्च से लेके
4 अप्रैल तक हम 4 बजे तक ही काम कर सके, यानी आप समझिए हमको डिस्टर्बेंस 1 मार्च से कंटिन्यूस था जी। और 1 मार्च से अभी तक देखूंगा तो मैं 3 महीने की ऑलमोस्ट अवधि हो गई है जी। जिसमें व्यापार हुआ नहीं है। अब व्यापार नहीं होने का मतलब ये होता है कि आपका रोलिंग पूरा बिगड़ गया, आपको आगे तो पैसा देना है और सामने से पैसा आ नहीं रहा है जी। आपको सप्लायर को पैसा देना है लेकिन कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा, तो आपकी चेन पूरी ब्रेक हो गई है इसमें। जी। अश्विन भैया, जिस किस्म की ये पीयूष मुरारकर देख रहे हैं आपको, वो भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने व्यापारी के लिए कोई सुविधाजनक कदम नहीं उठाया पूरे कोरोना में। अभी तक अगर किसी का सबसे ज़्यादा मरण हुआ है तो वो व्यापारी है। ये सुनकर एक व्यापारी विंग के प्रेसिडेंट हैं आप, आपको किस किस्म के इमोशंस चलते हैं आपके अंदर में? राज, ये आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये जो पेंडेमिक है ये हो सकता है 100 साल बाद, सब बता रहे 100 साल बाद आया है। अब ये जो गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए था ये सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा और व्यापारी एक दूसरे को सब मिलके संभाल रहे हैं। लेकिन इससे बुरी परिस्थिति अभी ये नहीं है, ये है कि हर व्यापारी की तरफ से अब एक बोलना जा रहा है कि अब मरने के सिवा कोई पर्याय नहीं है। ये सुनकर इतना दुख होता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जब हम लोग साथ में बैठते हैं और जो अलग अलग व्यापारियों के जो एसोसिएशन के प्रतिनिधि है वो आके बताते हैं कि हमारे एसोसिएशन में ये चर्चाएं चालू थी, हमारे एसोसिएशन में वो चर्चाएं चालू थी, ये व्यापारी का ये प्रॉब्लम है, उसके घर में 5 पेशेंट आ गए, उसको 25 लाख रुपए लग गए। मतलब अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम्स है जो सरकार ने किसी भी प्रकार से सुध नहीं लिया है। ना हमारा एक जो छोटा जो गरीब आदमी रहता है उसको सरकार के तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, अनाज पानी भी मिल जाता है। हम जो मीडियम क्लास के व्यापारी है, ना हमको गवर्नमेंट से मेडिकल क्लास फैसिलिटी मिलती है, ना अनाज पानी या राशन कुछ हमको मिल पाता है, और ना ही बैंकिंग को लेकर कोई सुविधा मिल सके। व्यापार बंद के साथ मेरा ये कहना है बैंक को भी बंद कर दीजिए। जिस दिन व्यापार का चक्कर रोका गया उस दिन से बैंक को शटर लगाना चाहिए था ताकि हमारा ब्याज का मीटर वहाँ बंद हो। ये जो है कि बैंक चालू रहेगा, बैंक को धक्का नहीं लगना चाहिए, बैंक का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सरकार की एक दोहरी नीति है, सरासर गलत है। लेकिन अश्विन भैया, कई सारी दुकानें भी पीछे के दरवाजे से शुरू थी। नहीं राज भाई, जो मेरे को तो जानकारी नहीं है आप बोल रहे, लेकिन हाँ जरूर मैं कभी फेसबुक पे ये देखता था हमारे नागपुर एनएमसी के कि आज 12 दुकानों को पेनल्टी लगाए, आज 10 दुकानों को। लेकिन क्या मजबूरी थी उनकी या किस सिचुएशन में पकड़ा गया वो दुकानदार? वो चोरी तो नहीं कर रहा था, वो अपनी दुकान में था जी। हो सकता है उसको चेकबुक निकालना था, हो सकता है उसको जीएसटी रिटर्न के लिए जाना था, लेकिन सरकार के जब अधिकारी रहते हैं, अभी 2 दिन पहले मेरे को एक फोन आया, आईटी सेल का मैं काम करता हूँ एसेंशियल सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए, तो मेरी चालू है जी। लेकिन एनडीआरएफ के जो वहाँ लोग थे बोलते चालू नहीं है। जब उनको ऑर्डर दिखाया गया तब माने। क्या ये ऑर्डर उनके पास नहीं है? उनने अपना ऑर्डर खुद ने देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कई बार आदमी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और उसको पेनल्टी ठोक देता है। ठीक है, वो गरीब आदमी है, उस पेनल्टी ठोक दी, 4-5 एनडीए वो टीम आती है, पेनल्टी ठोक के दबाव बना के ठोक देती पेनल्टी। अच्छा, कई सारे नई तरीके भी लोगों ने मंथन किया तो लोगों को समझ में आया कि कुछ नए तरीके हैं व्यापार करने के। जैसे कुछ लोग सिर्फ अभी तक ट्रेडिशनल तरीका था कि कस्टमर आता था दुकान में, वो अपना माल दिखाते थे और उसको बेचते थे। स्पेशली कपड़ा व्यापारी के बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल कपड़ा व्यापारी जो है वो थोड़ा सा डिजिटलाइज हो गया है। ये पूरे कोरोना वक्त में उसने ये सीख लिया है कि किस तरह से डिजिटली भी काम किया जा सकता है। ये जो नए तरीके हैं व्यापारी के आगे बढ़ने के, डिजिटलाइज होने के, आगे बढ़ने के, ई कॉमर्स का रास्ता अपनाने के, इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे पास्ट प्रेसिडेंट बीसी भरतिया जी ने हमेशा व्यापारियों को ये कहा है कि आप जब तक डिजिटलाइज नहीं होंगे ई कॉमर्स पे आएंगे नहीं, क्योंकि हम ई कॉमर्स का विरोध तो कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, लेकिन ये आने वाला भविष्य है। इसमें ये धारा में जब तक हम लोग भी नहीं बहेंगे, हम लोग आगे अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे बच्चे लोग, अभी नए बच्चे जो नई जनरेशन आ गई है, वो लोग अपने आप को डिजिटल बिजनेस में लाना चाहते हैं, ई कॉमर्स में लाना चाहते हैं, तो ये व्यापारियों के लिए, जो चिल्लर और खुदरा व्यापारी है, जो कंपनियों के लिए नहीं खुद के लिए काम करते हैं, इनके लिए सुनहरा भविष्य होना चाहिए। अश्विन भाई, आपसे 2-3 सवाल और। एक सवाल ये कि अब किस तरह से आप व्यापारियों को आने वाले वक्त के लिए
कुछ कहना चाहते हैं कि किस किस्म की तैयारी उन्होंने करनी चाहिए, किस किस्म की मानसिकता उन्होंने रखनी चाहिए अगर अनलॉक होता है तो? सबसे पहले अनलॉक होता है तो मैं सारे व्यापारी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो गवर्नमेंट के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। हम मास्क नहीं लगाएंगे, मैं ये नहीं बोलता कि बाजारों से कोरोना फैलता है या व्यापारियों से फैलता है, नहीं, हम भी इंसान है। अगर मैं आज पॉजिटिव होता हूँ और मेरा दोस्त जो वकील है या चार्टेड अकाउंटेंट है, वो व्यापारी नहीं है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड होता है मेरे कारण, अगर मैं उससे मिलता हूँ तो कृपा करके आप गवर्नमेंट के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करिए, क्योंकि हम वो पालन करने से आगे लॉकडाउन नहीं होगा। नहीं तो आज हम अमरावती की सिचुएशन देख रहे हैं कि वहाँ फिर से केसेस बढ़ गए हैं, और इस बार का जो वायरस था ये बहुत कंटेजियस वायरस था, ये स्प्रेड जल्दी होता है, इसका नेचर है, ये अभी भी हमारे आसपास है, अभी गया नहीं है। नागपुर में अभी भी 500 के नीचे केस जरूर है, लेकिन 400-500 के बीच में ख़त्म नहीं है। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी चूक, ये फिर से लॉकडाउन की तरफ ले जाएंगी। मैं आप सब व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप अपना स्टाफ सबके सब मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का वापर करिए, और हो सके तो 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं स्वयं और अपने कर्मचारियों को वैक्सीन दिलाइए। वैक्सीन ही हमारे लिए बचने का उपाय है। हम हमारे परिवार को भी दिलाइए और अपने स्टाफ को बोलिए कि उनके परिवार को भी, क्योंकि ट्रांसमिशन है ये, उसने ले लिया उसके परिवार ने नहीं लिया तो फिर भी सेफ नहीं है। तो सबको वैक्सीनेटेड होना है, ये एक आपको जरूर करना है। आप कह रहे थे कि व्यापारी जो है वो थोड़ा सा डरपोक होता है, आप उसके लिए उसका व्यापार ज़रूरी होता है, लेकिन क्या व्यापारी और सरकार या व्यापारी या प्रशासन के बीच का एक छोटा सा जो कोल्ड वॉर हम देख रहे हैं पिछले वक्त कई महीनों से, क्या वो वॉर अब ख़त्म होने की कगार पे है कि हम इसका एक असर देखने वाले हैं आने वाले वक्त में? नहीं राज, देखिए, कभी भी व्यापारी सरकार का कोल्ड वॉर नहीं है, ये अपनी अपनी परिस्थितियां बताने का एक दूसरे को वो मतलब हम तरीका हो सकता है, तरीका है। गवर्नमेंट बोलती लॉकडाउन जरूरी है, हम बोलते हैं हमारे व्यापारियों का क्या। जब तक हम बताएंगे नहीं, यानी ये तो कहावत है ना कि जब तक बच्चा आवाज नहीं करेगा उसकी मम्मी उसको खाना भी नहीं खिलाएगी जी। तो जब तक ये बताना जरूरी है कि भैया हमको भी तकलीफ है, आप इसके लिए कुछ करिए। ये कोल्ड वॉर नहीं है, ये सिस्टम के दोनों पहिए हैं और दोनों हमेशा साथ में चलेंगे, एक दूसरे की मदद। और व्यापारी कभी भी सरकार के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करेगा, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। सरकार, पुलिस, ये सबके साथ व्यापारी काम करेगा और इस सिचुएशन में तो 100% करेगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी व्यापारियों का ध्यान रखना है। वही दृष्टि जो व्यापारी सरकार के प्रति रखता है, वही सरकार को भी उनके प्रति रखना पड़ेगा। एक पिता तुल्य होकर, क्योंकि सरकार जो हमारी माँ बाप होती है तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा उन्हें पूरा ध्यान रखने को होना। और मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से एक बार गुजारिश करूंगा कि सर एक बार आप नागपुर आके नागपुर की जनता से मिलिए, उनका दुख दर्द जानिए। एक आखिरी सवाल आपसे, एनवीसीसी से व्यापारियों ने अब, क्योंकि अनलॉक की सुविधा होने वाली है बहुत जल्द, किस किस्म की अपेक्षाएं रखनी चाहिए? एनवीसीसी से व्यापारी, मैं आपको बताता हूं कि जो अभी होने वाला है, अगर सरकार चरणबद्ध तरीके से खोलती है, अगर 4 आइटम खोलेगी तो बाकी व्यापारी फिर एनवीसीसी पे प्रेशर लगाएंगे कि आप इसको खोलिए, और एनवीसीसी उनके लिए तत्परता से सरकार के पास जाके बात करती है और खुलाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि सर आप जो भी टाइम देना चाहे, 5 बजे का, 6 बजे का, आप पूरा मार्केट ओपन करिए, पार्शली मत करिए। और मैं नागपुर की जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक साथ बाजारों में ना आए। अगर एक सामान लेना है तो 4 आदमी ना आए, कृपा करके। बाजार घूमने की जगह नहीं है, दुकानें घूमने की जगह नहीं है। अगर सामान एक आदमी लेके जा सकता है तो कृपा करके एक ही आए। जब तक जरूरी नहीं तब तक आप बाहर मत निकलिए। बाजारों में मेरे व्यापारियों के पास भरपूर सामान है, वो आपको सर्विस पूरी देंगे, लेकिन कृपा करके अनवांटेडली बाजारों में ना आए, क्योंकि कोरोना बढ़ता है। ये सब चीज़ों से आप आते हो अनवांटेडली और व्यापारियों को दोष दिया जाता है कि व्यापारी के कारण बढ़ता है। लेकिन जो तफरी करने आते हैं, एक सामान, एक बिस्किट का पैकेट लेना और 4 लोग आते, कृपा करके इस प्रकार से कोई भी बाहर ना आए।
अश्विन जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने एनबीसीसी के प्रेसिडेंट हैं आपने आज व्यापारियों का दुख, व्यापारियों का दर्द, ये महामारी में जितना हुआ है उसके बारे में हमको खुलकर बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपकी छत्र छाया में एनबीसीसी के बैनर के अंदर में जितने एसोसिएशंस काम करते हैं वो और जितने व्यापारी जुड़े हुए हैं वो उनका एक अच्छा वक्त आए और वो अच्छा काम करें और उनको फिर से महामारी की जो तकलीफ़ें हैं उससे जूझना न पड़े। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज अश्विन मेहाड़िया जी से राज की बात में बात करने का जो मुझे ऐसा लगता है जो पूरा का पूरा क्रस्ट है वो शायद यही है कि अब सरकारों ने जाग जाना चाहिए, अब व्यापारियों ने भी जाग जाना चाहिए। एक बात जो व्यापारियों के लिए मैं कहूँगा वो ये कहूँगा कि, और वो यही है राज की बात, कि कृपया आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा। इस बार जो भी आप व्यापार करें उसमें आप पैसे इतने सेव करें कि अगर गलती से कल को फिर से लॉकडाउन हो जाए, जो हम नहीं चाहते, लेकिन अगर हो जाए तो आपके पास किसी भी चीज़ों की, कोई भी चीज़ की कमी ना हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकारों के लिए प्लीज़ सर, मुझे मालूम है कि एक राजनीति करने वाले के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर मैं बोलूँगा तो वो यही है कि गाली हमेशा नेता को पड़ती है, लेकिन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का सिर्फ तबादला होता है। जब उनका काम अच्छा नहीं होता तब उनका सिर्फ तबादला होता है, लेकिन अगर नेता अगर किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए तो उसको उसके पद से हटना पड़ता है। तो ये दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी का, इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जिनके चेहरे आपको इस बार नहीं दिखे, जो चेहरे जिन्होंने वादा किया था कि आपको वो मदद करेंगे उस वक्त जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़े, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, और वो आपको नहीं दिखे, उनके चेहरे अब शायद आपको भूल ही जाना चाहिए। इलेक्शन का वक्त आने वाला है, अगले साल एनएमसी के इलेक्शंस हैं, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस हैं। आपके पास पूरा पर्याप्त वक्त है ये डिसीजन लेने का कि आपको किसका साथ देना है और किसका नहीं। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें, और सरकार के साथ आप बस यही कह सकते हैं कि रंजिशें सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिएगा और जिंदा रहिएगा। जय हिंद।